वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग माइंड्स अनलॉक्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है डिफेंस मैकेनिज्म। ये टॉपिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकोलॉजी, साइकेट्रिक नर्सिंग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, फ्लूइड के कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि उसने दिया था रिलेटेड टू दीज डिफेंस मैकेनिज्म। हर डिफेंस मैकेनिज्म को एक-एक करके पढ़ेंगे उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, और डिफेंस मैकेनिज्म का नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या यूज़ है इसे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। Defense mechanisms are the interpsychic process that provide relief from conflict and anxiety, and they are operate unconsciously. They are psychological strategies used to protect the self and cope with the basic drives or emotionally painful thoughts. These tactics are developed by the ego to safeguard the mind and against difficult feeling that the conscious mind cannot easily process. मतलब डिफेंस मैकेनिज्म माइंड के अंदर चलने वाले अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी या गिल्ट या पेनफुल थॉट से बचाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली काम करते हैं, हम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर पाते। ईगो को ईगो ईगो के थ्रू ये डिफेंस मैकेनिज्म ईगो के थ्रू काम करते हैं। जब कोई थॉट या फीलिंग बहुत पेनफुल होती है तो माइंड उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता, तब डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक नर्स जो कि आईसीयू में काम करती है, डेली डेथ देखकर उसे इमोशनल पेन होता है। वो अपने इमोशंस को इग्नोर करते करके बोलती है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा या होता है। ये एक्चुअली एक डिफेंस मैकेनिज्म है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है पर बोलता है, मैडम ने या टीचर ने इस टॉपिक को पढ़ाया ही नहीं था जो एग्जाम में आया। एक्चुअली ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अंदर से स्ट्रेस होता है लेकिन माइंड प्रोटेक्ट करता है बाय यूजिंग दिस डिफेंस मैकेनिज्म। आगे चलते हैं और बात करते हैं इन डिफेंस मैकेनिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ। The term was the term defense mechanism was first used by Sigmund Freud in 1894 and later expanded with his psychoanalytic theory. डिफेंस मैकेनिज्म का कंसेप्ट सिगमंड फ्रूड ने 1894 में दिया था। डिफेंस मैकेनिज्म मीडिएट बिटवीन द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, दैट इज id, which is based on instinctual drives, ego that is a rational decision maker, and the superego that is a moral concise। एक एक करके समझते हैं। फ्रूट के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी के तीन पार्ट्स होते हैं। इद जो कि प्रिमिटिव और इंस्टिंक्चुअल ड्राइव पर काम करती है। ये बेसिकली हमारे प्रेशर प्रिंसिपल्स पर प्लेजर प्रिंसिपल्स के पर बेस होती है। यानी मुझे अभी ही चाहिए। अगर बच्चे को या किसी को कोई चीज़ पसंद है तो वो उसे अभी ही चाहिए। दैट इज़ द ड्राइव ऑफ इद। मतलब भूख लग रही है तो तुरंत खाना चाहिए। नेक्स्ट कम ईगो विच वर्क ऑन रैशनल एंड प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स और रियलिटी प्रिंसिपल। इट इज़ द डिसीजन मेकर। देन कम सुपर ईगो विच वर्क्स ऑन मोरल वैल्यू, दैट इज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सोसाइटी के रूल्स पर काम करती है सुपर ईगो। पर अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता कैसे है। दीज थ्री they function at all levels of the mind, that is conscious, preconscious and unconscious, to bring about equilibrium। अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता कैसे है। जब id को कुछ चाहिए, सुपर ईगो मना करता है तो ईगो बीच में फंस कर रह जाता है। तब डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं ताकि मेंटल बैलेंस बना रहे। अब एक-एक करके बात करते हैं इन डिफेंस मैकेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। वन बाय वन समझते हैं। दे आर यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल इंडिविजुअल इन द एवरीडे प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब यूज्ड बाय एवरीवन। हर इंसान डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी इंसान। नेक्स्ट इज अ सिंगल इंडिविजुअल में यूज अ वैरायटी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही सिचुएशन में मल्टीपल डिफेंस का यूज हो सकता
सकता है। नेक्स्ट, द प्राइमरी गोल इज टू रिड्यूस द एंजाइटी, फियर, टेंशन एंड इमोशनल डिस्ट्रेस। मतलब इन डिफेंस मैकेनिज्म का मेन पर्पस होता है टेंशन कम करना और सेल्फ एस्टीम को, टेंशन एंजाइटी को कम करना। द सक्सेसफुल यूज ऑफ the successful use increases self-satisfaction and makes the individual free and secured. Means the use of these defense mechanism increase our self satisfaction. इंसान को थोड़ा सिक्योर फील होता है जब वो इन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करता है एंजाइटी या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। द मैकेनिज्म ऑफन अपीयर अनकॉन्शियसली। मोस्टली ज़्यादातर डिफेंस मैकेनिज्म हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर ही ऑपरेट होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम उन्हें यूज कर रहे हैं। Then next characteristics is that these tends to change the reality। मतलब reality distort कर देते हैं, कभी कभी सच को इतना ट्विस्ट कर देते हैं कि वो सच ही नहीं रहता। These are normal, not a sign of psychological disorder। पर्सन टू पर्सन ये डिफर होते हैं, दीज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दीज आर नॉट द साइन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। पर्सन टू पर्सन ये डिफेंस मैकेनिज्म अलग होते हैं, हर इंसान अपने कोपिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर सकता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये डिफेंस मैकेनिज्म किसी मेंटल डिसऑर्डर का साइन नहीं होते। अ सिंगल कंडीशन में एलिसिएट अ नंबर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। कई बार एक स्थिति में कई तरह के डिफेंस मैकेनिज्म यूज किए जा सकते हैं। देन कम्स द पर्पस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। एक एक करके समझते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के पर्पसेस क्या हैं। टू नंबर वन, टू प्रिजर्व द सेल्फ एस्टीम एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारे सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करते हैं और हमें साइकोलॉजिकल डेंजर से बचाते हैं। टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशनल डिस्ट्रेस अराइजिंग फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल थॉट्स। पेन, ये डिफेंस मैकेनिज्म हमें पेनफुल थॉट से बचाते हैं जो हम जिन्हें हम रियलिटी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। टू रिजॉल्व साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड मेंटेन एन इंटरनल सेंस ऑफ बैलेंस। ये डिफेंस मैकेनिज्म हमें रियलिटी के साथ एडजस्ट करने में मदद करते हैं, हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने में मदद करते हैं। दी टू फॉर्म एक्सेप्टेबल बिहेवियर व्हेन फेस विद अनयील्डिंग रियलिटी। ये हमारे बिहेवियर को एक्सेप्टेबल बनाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अ नर्स, एक नर्स को सीनियर ने डांट एक नर्स को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या सीनियर या इंचार्ज ने डांट दिया। वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती, अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है, प्रोफेशनली काम करती रहती है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म का पॉजिटिव यूज है। उसने उस डांट को, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड करके अपना ध्यान अपने काम में लगाया, मतलब अपने उन स्ट्रेस को सप्रेस कर दिया काम के वक्त में। अब हम आगे बात करते हैं अगले इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में, दैट इज द हेल्दी एंड अनहेल्दी यूज ऑफ दीज डिफेंस मैकेनिज्म। Healthy usage means adaptive use of these defense mechanisms are healthy when used to protect self-esteem from socially acceptable behavior and positively change the external environment। मतलब पॉजिटिव कोपिंग, सोशली एक्सेप्टेबल ग्रोथ और मेच्योरिटी। मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं हम पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज के लिए, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर को अचीव करने के लिए या ग्रोथ और मेच्योरिटी लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम एंगर को एक्सरसाइज, योगा, स्पोर्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज अ वन टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म विच इज सब्लिमेशन। अनहेल्दी यूज ऑफ दीज डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज maladaptive use of these defense mechanism, they become unhealthy when they interfere with the self image, lead to insecurity or are unable to modify abnormal behavior। कई बार हम इन डिफेंस मैकेनिज्म को अनहेल्दी या मालएडेप्टिव तरीके से यूज करते हैं, इससे हम रियलिटी से भागते हैं, इससे हमारे बिहेवियर प्रॉब्लम और बढ़ते हैं और इमोशनल इम्बैलेंस भी बढ़ता है। कंटिन्यूस और एक्सेसिव रिलायंस ऑन दीज टेक्निक्स, एस्केप टेक्निक्स में इवेंचुअली लीड टू न्यूरोसिस। कई बार इन मालएडेप्टिव वे तरीके से जब हम इन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हैं तो इट लीड्स टू न्यूरोटिक डिसऑर्डर और न्यूरोसिस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हर प्रॉब्लम से बचने के लिए अल्कोहल या डिनाइल का यूज करना एक मालएडेप्टिव यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म और अनहेल्दी यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। आगे बढ़ते हैं और इन डिफेंस मैकेनिज्म को एक एक करके क्लासिफाई करते हैं।
Defense mechanism are strategies used by the ego to manage anxiety, anxiety. Overuse can lead to maladaptive behavior. George Eman Valiant classified defense mechanism into 4 levels. जॉर्ज वेलियंट ने डिफेंस मैकेनिज्म को 4 लेवल्स में डिवाइड किया था। हम यहाँ मेनली कॉमनली यूज डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे जो कि नर्सिंग सिलेबस में यूज होते हैं। ये चार टाइप डिफेंस मैकेनिज्म के थे। साइकोटिक लेवल, वी कैन यूज डिफेंस मैकेनिज्म एट लेवल 1, दैट इज साइकोटिक लेवल, जिसमें हम डिफेंस मैकेनिज्म का पैथोलॉजिकल यूज करते हैं। लेवल 2 इज immature defense. Level 3 is neurotic defense. Level 4 is mature defense. एक एक करके इन्हें क्लासिफाई करते हैं। लेवल 1 दैट इज साइकोटिक और पैथोलॉजिकल डिफेंसेस। इसमें आते हैं साइकोटिक और पैथोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। ये सबसे प्रिमिटिव और अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। इनमें पर्सन रियलिटी से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता है। मोस्टली इसमें दिखाई देते हैं, मोस्टली जो लोग इन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हैं उनमें साइकोसिस, सिवियर मेंटल इलनेस या रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। रियलिटी का कंप्लीट डिनायल, लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल एब्सेंट होना, सिवियर मेंटल इम्बैलेंस, क्लिनिकल कंडीशन जिनमें ये ज़्यादा, कई क्लिनिकल कंडीशंस में भी ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इनमें यूज होते हैं डिनायल, प्रोजेक्शन, डिस्टॉर्शन, ऑटिस्टिक विड्रॉल। डिनायल सिवियर फॉर्म, पर्सन रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करता। कैंसर फॉर एग्जाम्पल, कैंसर पेशेंट बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ, ये रिपोर्ट्स गलत हैं। डिस्टॉर्शन, रियलिटी को अपने हिसाब से बदल लेना। पेशेंट बिलीव डॉक्टर इज प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम। डेल्यूजनल प्रोजेक्शन, दैट इज फॉल्स बिलीफ का फॉल्स बिलीफ को दूसरों पर प्रोजेक्ट करना। एग्जाम्पल, पेशेंट बिलीव एवरीवन इज ट्राइंग टू हार्म हिम। सच defenses indicate serious mental illness. Sometimes psychiatric referrals are required to the patients who continuously use these type of defense mechanism. Next come immature defense mechanism. ये defense mechanism mostly children's, adolescents या emotionally immature adults में पाए जाते हैं। ये daily life में common होते हैं but maladaptive होते हैं। These immature defense mechanism, इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि पुअर इमोशनल कंट्रोल, रियलिटी से एस्केप होने के लिए यूज करना, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स होना उस टाइम इनका यूज करना, या सम टाइम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। कॉमन इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म आर प्रोजेक्शन, अपनी गलती दूसरों पर डाल देना, जैसे स्टूडेंट खुद पढ़ाई नहीं करता और बोलता टीचर बायस्ड है। नेक्स्ट इज फैंटेसी, जिसको हम डे ड्रीमिंग भी बोलते हैं। इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना, एग्जाम्पल एग्जाम की तैयारी नहीं, बस इमेजिन करना कि टॉप कर जाऊंगा। नेक्स्ट इज रिग्रेशन, स्ट्रेस में बच्चों जैसा बिहेवियर लेकर आना। एग्जाम्पल, अडल्ट्स रोकर जिद करने लगते हैं, दैट इज अ वन टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज रिग्रेशन। नेक्स्ट इज पैसिव एग्रेशन, इनडायरेक्ट वे में गुस्सा दिखाना। एग्जाम्पल, काम जानबूझकर लेट करना। एक्टिंग आउट, दैट इज इम्पल्सिव बिहेवियर बिना सोचे समझे। एग्जाम्पल, गुस्से में चीजों को तोड़ देना, दैट इज एक्टिंग आउट। नर्सिंग में इनका क्या रेलेवेंस है? इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म का यूज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कोपिंग बहुत पुअर हो जाती है और कई बार ये वर्क प्लेस पर यूज होने की वजह से वर्क प्लेस स्ट्रेस भी होता है। देन कम्स द थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज न्यूरोटिक डिफेंस। ये डिफेंस रिलेटिवली कॉमन एंड सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, बट अगर एक्सेसिव हो जाए तो एंजाइटी डिसऑर्डर का रीजन बन सकते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इन न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म के। रियलिटी इनमें पार्शली डिस्टॉर्टेड रहती है। एंजाइटी, कुछ हद तक ये एंजाइटी को कंट्रोल करते हैं और ज्यादातर ये एडल्ट्स में पाए जाते हैं। जैसे हमने इमेच्योर बोला कि एडोलेसेंस और चिल्ड्रन में ज्यादा पाए जाते हैं, दीज न्यूरोटिक डिफेंस यूजुअली एडल्ट्स में ज्यादा पाए जाते हैं और ये मॉडरेटली अडेप्टिव होते हैं। कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म इनमें है रिप्रेशन, पेनफुल मेमोरीज को अनकॉन्शियस दबा देना, जैसे चाइल्डहुड ट्रोमा याद ना करना या याद ना रहना। सप्रेशन, कॉन्शियसली थॉट को साइड में रखना, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के बाद पर्सनल प्रॉब्लम सोचना। रैशनलाइजेशन, गलती के लिए लॉजिकल एक्सक्यूज देना, फेल होने पर टीचर को ब्लेम करना। यानी डिस्प्लेसमेंट, इमोशन
किसी सेफ टारगेट पर निकालना। फॉर एग्जांपल बॉस ने डाँटा तो घर जाकर फैमिली पर गुस्सा कर दिया। दैट इज़ उन्होंने अपना एग्रेशन डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब बिल्कुल ही ऑपोज़िट बिहेवियर दिखाना। डिसलाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को डिसलाइक करते हैं, तो उसे और उसके साथ और भी ज़्यादा स्वीट बिहेवियर करना। नर्सिंग में इन डिफेंस मैकेनिज़्म का क्या रोल है? मोस्टली नर्सेस एंड पेशेंट इन डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेस के वक्त यूज करते हैं। देन इज मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज हेल्दी डिफेंसेस। ये सबसे हेल्दी और अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। ये रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं, इमोशंस को पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं और पर्सनल ग्रोथ में भी मदद करते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सोशली एक्सेप्टेब दे आर सोशली एक्सेप्टेबल, दे दीज डिफेंस मैकेनिज्म आर कंस्ट्रक्टिव, दे बेसिकली हेल्प इन हैंडलिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस, दे आर गुड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स ऑल्सो। सो कॉमन मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है सब्लिमेशन, मतलब नेगेटिव अर्ज को पॉजिटिव एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देना, मतलब अपने एग्रेशन को स्पोर्ट्स के थ्रू निकालना, अपने गुस्से को सोशल वर्क या नर्सिंग केयर के थ्रू निकालना। नेक्स्ट इज ह्यूमर, मतलब स्ट्रेस को जोक के थ्रू हैंडल करना। फॉर एग्जांपल अगर ड्यूटी का प्रेशर है तो बीच में थोड़े लाइट जोक क्रैक करना, जिससे प्रेशर या बर्नआउट कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज अल्ट्रूजम, दूसरों की मदद करके अपना स्ट्रेस कम करना। नर्सेस अपनी टेंशन भूल कर पेशेंट केयर में लग जाती हैं। नेक्स्ट इज सप्रेशन, अ हेल्दी यूज, दैट इज समटाइम इट यूजेस इन हेल्दी वे, दैट इज कॉन्शियसली पोस्टपोनिंग इमोशंस, ड्यूटी के बाद इमोशनल इश्यूज को डील करना। नेक्स्ट नर्सेस में इन डिफेंस मैकेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है? मेच्योर डिफेंसेस इमोशनल बैलेंस करने में मदद करते हैं। दे help in increasing the professionalism, they also help in better patient care in nurses। तो हमने पढ़ा कि ये डिफेंस मैकेनिज्म कितने क्लास हमने इन डिफेंस मैकेनिज्म को 4 लेवल में क्लासिफाई किया। साइकोटिक और पैथोलॉजिकल यूज ऑफ दीज डिफेंसेस, इमेच्योर डिफेंसेस, न्यूरोटिक डिफेंसेस, एंड देन लेवल 4 इज मेच्योर डिफेंसेस, मेच्योर यूज ऑफ दीज डिफेंसेस। तो हम आगे बात करते हैं एक-एक करके इन डिफेंस मैकेनिज्म को और एक्सप्लेनेशन देते हुए समझते हैं। सबसे पहला आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन की डेफिनेशन है या मीनिंग है द अनकॉन्शियस रिमूवल और पुशिंग of threatening thoughts or memories into the unconscious mind. For example, nurse overwhelmed with too many patients। और इसको रिप्रेशन को इस तरह समझ सकते हैं, हम पेनफुल थॉट्स को अनकॉन्शियस माइंड में दबा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नर्स ने ट्रॉमेटिक पेशेंट की डेथ देखी, लेकिन बाद में उसे वो याद नहीं आता। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा को एडल्ट कंप्लीटली भूल जाते हैं। माइंड कह रहा होता है ये याद कर रखना, ये याद करना या याद रखना डेंजरस है, इसलिए उन पेनफुल थॉट्स को हम बिल्कुल ही दबा देते हैं अपनी किसी पुरानी दिमाग की रजिस्टर में। नेक्स्ट इज suppression. Next is suppression. Suppression is a conscious decision to exclude an idea or feeling from one's mind as a self-control method. For example, a student concentrate on examination, suppressing the argument with the friend. Consciously किसी thought को side में रख देना। एग्जाम के टाइम स्टूडेंट बोलता है अभी दोस्ती का इशू बाद में सोचूंगा। फॉर अनदर एग्जाम्पल, ड्यूटी के टाइम नर्स अपना पर्सनल स्ट्रेस इग्नोर करती है। Both these defenses uses suppression। एक बात याद रखते हैं रिप्रेशन और सप्रेशन की। रिप्रेशन हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट होते हैं, दोनों में ही हम अपनी पुरानी याद को दबा देते हैं, बट रिप्रेशन में हम अनकॉन्शियसली उस याद को, उस प्रॉब्लम को, उस थॉट को, उस एंजाइटी इनिशिएटिंग थॉट को दबाते हैं, और सप्रेशन में कॉन्शियसली दबाते हैं। तो अगले डिफेंस मैकेनिज्म की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज डिनाइल। Denial is the refusal to accept or face the reality, such as patient refusing to believe terminal diagnosis। मतलब पेशेंट रिफ्यूज करता है डेथ, और एक एग्जांपल से समझते हैं, पेशेंट पूरा रिफ्यूज करता है डेथ ऑफ देयर चाइल्ड।
मतलब डिनायल में रियलिटी को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। कैंसर पेशेंट बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ, ये रिपोर्ट गलत है। पेरेंट्स चाइल्ड की डेथ को बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करते। डिनायल शॉर्ट टर्म में हेल्पफुल होता है बट लॉन्ग टर्म में ये हार्मफुल होता है। अगले डिफेंस मैकेनिज्म की ओर पढ़ते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। रीडायरेक्टिंग, दैट इज रीडायरेक्टिंग फीलिंग टुवर्ड्स अ लेस थ्रेटनिंग टारगेट सच एज स्टूडेंट येलिंग एट अ पीयर आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर। गुस्से या इमोशंस को किसी सेफ टारगेट पर निकाल देना। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं, टीचर का डांटना। यहाँ टीचर ने डांटा, स्टूडेंट घर आकर सिबलिंग्स पर चिल्लाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपना एंगर को डिस्प्लेस किया, क्योंकि वह अगर टीचर पर अपना गुस्सा निकालते हैं दैट इज इमोरल, तो वह अपना गुस्सा आकर अपने सिबलिंग्स, छोटे बहन भाइयों पर चिल्लाकर निकाल देते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट की एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। नर्सेस डॉक्टर पर गुस्सा नहीं दिखा सकती तो जूनियर्स पर निकाल देती हैं। आप भी इससे कोरिलेट कर पाएंगे। अगले आगे बढ़ते हैं और अगले डिफेंस मैकेनिज्म को समझते हैं, दैट इज रैशनलाइजेशन। What is rationalization? The excuse making mechanism where an individual provide reasonable explanation for unacceptable behavior. मतलब student score poor grade blames teacher rather than lack of preparation. गलत का लॉजिकल एक्सक्यूज बनाना। मतलब रैशनलाइजेशन में कुछ गलती के लिए हम कोई एक्सक्यूज बनाने लगते हैं। एक एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा, अगर स्टूडेंट फेल हुआ तो वह टीचर पर उसका ब्लेम निकालता है। अगर प्रमोशन, किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन नहीं मिली तो वह बोलता है मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। नेक्स्ट डिफेंस वी कैन स्टडी इज returning to an immature or childlike state. Regression, that is returning to an immature or childlike state to cope with stress, such as an adult crying like a toddler when frustrated. Regression में हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे बन जाते हैं। स्ट्रेस में चाइल्डिश बिहेवियर करना, दैट इज रिग्रेशन। एडल्ट रोकर टैंट्रम करने लगता है, दैट इज दे आर यूजिंग अ डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज रिग्रेशन। हॉस्पिटलाइज एडल्ट पेशेंट बच्चों जैसा बिहेव करने लगते हैं, दिस इज अगेन यूज ऑफ रिग्रेशन। अगले डिफेंस मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। means expressing the exact opposite of one's true feeling, such as showing extreme hatred towards someone one is unconsciously attracted to। मतलब जो फील करते हैं कंप्लीटली उसके ओपोजिट बिहेव करना या ओपोजिट नेचर शो करना। अगर हम किसी के, फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है परंतु उसके सामने वह उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत दिखाता है, यहाँ वो व्यक्ति बिल यूज कर रहा है रिएक्शन फॉर्मेशन। एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक जेलस कोवर्कर ओवर फ्रेंडली बनते हुए दिखाता है, ये भी यूज है रिएक्शन फॉर्मेशन का। मतलब वो कोवर्कर अपने कलीग से बिल्कुल जेलसी करता है, बट उस जेलसी को अगर वह सामने शो करेगा तो वो एक स्ट्रेस होगा, तो वह उससे स्ट्रेस को, एंजाइटी को छुपाने के लिए कंप्लीटली ही ओवर फ्रेंडली बिहेवियर शो करता है। सो ही इज यूजिंग अ डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं अगले डिफेंस मैकेनिज्म की ओर, दैट इज सब्लिमेशन। मींस अ कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म वेयर अनडिजायरेबल मोटिव्स आर रीडायरेक्टेड इनटू सोशली यूजफुल आउटलेट लाइक यूजिंग एन एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। सब्लिमेशन एक हेल्दी यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव काम में बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है तो वह स्पोर्ट्स और जिम जाकर उस एग्रेशन को बाहर निकालता है। और एक अगले एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी पर तो मैं उस एंगर को सोशल सर्विसेज या नर्सिंग केयर में निकाल दूंगी। दिस इज अ बेस्ट यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले डिफेंस मैकेनिज्म की, दैट इज प्रोजेक्शन। Projection is blaming other for one's own mistake or attributing unacceptable impulses to another person. Projection में हम अपनी गलती दूसरों पर डालने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खुद लेजी होते हैं और बोलते हैं
टीम यूजलेस है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, पेशेंट बोलता है डॉक्टर केयरलेस है, जब खुद ही वो नॉन कंप्लाइंट है, अपना मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रहा और जो भी एडवाइस किया गया है, दैट इज लाइफ फॉर एग्जांपल अगर उसे लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए बोला गया है तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं कर रहा। अगर वो डायबिटिक मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन लेने के लिए बोला गया है, वो अपनी मेडिसिन रेजीम को फॉलो नहीं कर रहा, पर उसके उल्टा वो बोलता है डॉक्टर ही केयरलेस है। दैट इज प्रोजेक्शन। अपनी गलती को दूसरों पर डालना। अगला डिफेंस मैकेनिज्म जिसे हम पढ़ेंगे वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? इमिटेटिंग द बिहेवियर और अचीवमेंट्स ऑफ अनदर टू डील विद एंजाइटी एंड गेन सेटिस्फेक्शन। मीन्स किसी को फॉलो करके कॉन्फिडेंस लेना। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट अपने फेवरेट टीचर जैसा बनने की कोशिश करता है, मतलब ही इज यूजिंग द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लाने के लिए। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जूनियर नर्स सीनियर नर्स के बिहेवियर को कॉपी करती है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज कंपनसेशन, दैट इज ट्राइंग टू मेक अप फॉर अ परसीव्ड लैक इन वन एरिया बाय बिकमिंग अ सुपीरियर इन अनदर फील्ड। मीन्स एक वीकनेस को दूसरी स्ट्रेंथ से कवर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अकेडमिकली वीक स्टूडेंट स्पोर्ट्स में एक्सेल करता है, यहाँ वह वीक है अकेडमिकली, पर दूसरी एक्टिविटी जैसे कि स्पोर्ट्स में वो एक्सेल हासिल कर लेता है, वो अपने एक स्ट्रेस को दूसरे में कंपनसेट कर लेता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, कम्युनिकेशन वीक स्टूडेंट टेक्निकल स्किल्स को स्ट्रांग बना लेता है, जिससे वह अपनी एक वीकनेस को दूसरी जगह स्किल को दूसरी चीज को एनहेंस करके निकालता है अचीवमेंट लाकर। नेक्स्ट इज फैंटेसी। फैंटेसी को हम डे ड्रीमिंग भी बोलते हैं। इट इज एन एस्केप मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द इमेजिनेशन ऑफ सक्सेस विदाउट पुटिंग इन नेसेसरी एफर्ट। मीन्स इमेजिनरी सक्सेस में जीना। एग्जाम बिना पढ़े टॉप करने का सपना देखना है ना एक अच्छा एग्जाम्पल डे ड्रीमिंग का। पुअर पर्सन इमेजिनिंग लग्जरी लाइफ, इट इज अनदर डिफेंस मैकेनिज्म, यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ फैंटेसी और डे ड्रीमिंग। अगले डिफेंस मैकेनिज्म समझते हैं, अनडूइंग, दैट इज अटेम्प्टिंग टू अटोन फॉर रॉन्ग डीड्स थ्रू ऑपोजिट एक्शन सच एज गिविंग अ गिफ्ट टू समवन यू डिसलाइक। मतलब गलती को कंपनसेट करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हर्ट किया तो उसे गिफ्ट दे देना। Next is dissociation. Dissociation is the inability to perceive the connection between an action and its psychological consequences. मतलब reality से बिल्कुल ही disconnect हो जाना, that is the dissociation. For example, ट्रॉमा के बाद जैसे सब ड्रीम लग रहा हो, जैसे कि सब सपना लग रहा हो, it's a dissociation. Then is seclusiveness. Seclusiveness is withdrawing from painful or difficult situation because one cannot face problem in real life. Means problem से भाग जाना, इसको हम seclusiveness भी बोलते हैं। स्ट्रेस में खुद को रूम में बंद कर लेना, आइसोलेट करना एक अच्छा यूज है डिफेंस सिक्लूसिवनेस डिफेंस मैकेनिज्म का। अगले डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं, नेगेटिविज्म, दैट इज यूज uncooperative or disobedient behavior to draw attention. Common in both, it is common, this defense mechanism is common in both toddler and adults. इसमें क्या करते हैं, हम opposite behavior दिखाते हैं, हर बात पर नहीं कहते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, बिल्कुल ही अनकोऑपरेटिव और डिसोबीडियंट बिहेवियर शो करते हैं। तो हमने पढ़े कुछ डिफेंस मैकेनिज्म उनके एग्जाम्पल के साथ। आई होप कि आपको सारे डिफेंस मैकेनिज्म समझ में आ गए होंगे और आप उन्हें एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा भी पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं implication of these defense mechanism for the nursing professional। इन डिफेंस मैकेनिज्म का क्या इम्प्लीकेशन होगा नर्सिंग प्रोफेशन पे। अगर हम इन डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लेंगे तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प द नर्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथन देयर पर्सनैलिटी। मीन्स हमें सेल्फ अवेयरनेस आती है, नर्स अपने रिएक्शन को समझ सकती है। नेक्स्ट इज इमोशनल स्टेबिलिटी। By recognizing ego defense trigger, a nurse can maintain desirable tolerance and patience during stressful shift। मतलब
इन डिफेंस मैकेनिज्म को समझ के नर्सेस अपनी इमोशनैलिटी को और स्टेबल बनाती हैं। स्ट्रेसफुल ड्यूटी में भी उनमें पेशेंस बना रहता है। Next is work coordination. Successful integration of these concepts allow for normal coordination and enthusiasm in administrative and clinical duties. मतलब इन डिफेंस मैकेनिज्म को समझकर टीम वर्क इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नर्स समझ जाए कि पेशेंट का गुस्सा डिफेंस है, तो वह पर्सनल उस एग्रेशन को पर्सनल नहीं लेगी। आगे कुछ और इम्प्लीकेशन समझते हैं। क्या इम्प्लीकेशन होगा पेशेंट केयर में? Number one is understanding patient behavior. Nurse can recognize that a patient anger or denial is an unconscious defense against the stress or illness. Patient by अंडरस्टैंडिंग दीज डिफेंस मैकेनिज्म, जैसा कि हमने पढ़ा, नर्सेज रिकॉग्नाइज करेंगी कि जो पेशेंट गुस्सा कर रहा है वह किस वजह से कर रहा है, वो अपनी बीमारी की वजह से कर रहा है, ये सब इलनेस की वजह से हो रहे हैं। रोल इन फैमिली डायनामिक्स, understanding these defense mechanism help in the understanding of anxious behavior of relatives who may use projection to blame hospital staff for patient condition। मतलब relatives staff को blame करते हैं एक defense mechanism use करके, that is projection। nurse अंडरस्टैंड करेगी और उसे पर्सनल नहीं लेगी। कम्युनिटी हेल्थ, आइडेंटिफाई दीज पैटर्न अलाउ नर्सेज टू परफॉर्म बेटर एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर टीम। डिफेंस मैकेनिज्म समझने से नर्स एक बेटर काउंसलर बन सकती है कम्युनिटी में। सो another implication of these defense mechanism is personality balance. These understanding these defense mechanism protect the ego from anxiety, but at the cost of distorted reality. इन डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ के हमें समझ आया कि ये डिफेंस मैकेनिज्म हमें एंजाइटी से तो बचाते हैं, पर ये हमारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। ये ईद की डिमांड को तो कम करते हैं, दैट इज दे रिड्यूसेस द ईद डिमांड्स। एंजाइटी रिडक्शन, दीज आर हेल्पफुल, दीज डिफेंस मैकेनिज्म आर हेल्पफुल इन डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द नर्सेज। इट ऑल्सो हेल्प इन nurses in timely prevention and promotion of mental health among nurses. These may lead to success or failure in the personal adjustment to the environment। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो एंजाइटी में काम करते हैं, ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं, कभी कभी हेल्पफुल होते हैं पर कभी कभी हार्मफुल भी होते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल बैलेंस, बेटर पेशेंट केयर और बेटर मेंटल हेल्थ अचीव करने में मदद करती हैं। सो हम इस लेक्चर को समराइज करते हैं बाय सेइंग दिस दैट डिफेंस मैकेनिज्म आर नॉर्मल पार्ट ऑफ ह्यूमन एडजस्टमेंट टू कॉन्फ्लिक्ट एंड एंजाइटी। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म एक ह्यूमन के एडजस्टमेंट की अपनी एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट्स के एडजस्टमेंट करने के लिए एक नॉर्मल तरीके हैं। दे सेव टू प्रोटेक्ट द ईगो एंड मेंटेन साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। ये हमारे ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। फॉर द नर्स, मास्टरिंग दीज कॉन्सेप्ट लीड टू होलिस्टिक पेशेंट केयर, बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इम्प्रूव मेंटल हाइजीन फॉर बोथ स्टाफ एंड क्लाइंट। बाय यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म एक नर्स एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बेटर कर सकती है, पेशेंट को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सकती है और अपना और उनका मेंटल हाइजीन इंक्रीज कर सकती है। सो ये डिफेंस मैकेनिज्म साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में कोई और लेक्चर सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।